हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे सौरभ सर की कक्षा में। और आज है हमारा डे 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। हेलो बेटा रिया, हाय बच्चे, गुड इवनिंग। हाय बेटा शिव, गुड इवनिंग बच्चे, क्या हाल चाल है, कैसे हो? हाय बेटा विकास सैनी, गुड इवनिंग बच्चे। निकिता, हाय बेटा निकिता, पिछली क्लास में नहीं थे आप, मुझे पता है ना? तो प्लीज प्लीज हाँ। हाय बेटा शिवांश, हेलो सर। हेलो बेटा साहिल, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, लव यू बच्चे। शिवांश, हेलो हेलो हेलो। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूँ? एक बार मुझे कंफर्म कर देना बच्चों। चलिए, तो आज की जो शुरुआत है वो है लेक्चर नंबर 2 से करने वाले हैं, कहानी की शुरुआत। और चैप्टर का नाम है विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। चलिए, इसमें बेटा जी हम क्वांटम सिद्धांत तो पढ़ ही रहे थे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसकी वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। देखिए, नोबेल प्राइज मिलना मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नोबेल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता बेटा, है ना? तो नोबेल प्राइज मिला था, है ना, आइंस्टीन को। और आई थिंक ये सन 1921 के आसपास की बात है ना? 1921। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ क्या, है ना? का 1921 या 1900, हाँ 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। 21-22 वही है, सेम, है ना? 1921-22 में मिला था। मतलब मैं करेक्ट हूँ, मतलब मैं भूला नहीं हूँ चीज़ों को। हाय बेटा, हेलो हेलो हेलो। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाय बेटा निकिता, क्यों नहीं आए थे बेटा लास्ट क्लास में? क्यों नहीं आए थे बेटा? चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। और हम पिछली क्लास में क्वांटम सिद्धांत के बारे में बातें कर रहे थे। क्वांटम सिद्धांत, थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ ली थी इससे पहले। आज हम क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे और इस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी करेंगे। तो प्योर, थोड़ी सी मतलब प्योर ही मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। इसमें समझने वाला कम, याद रखने वाला फैक्टर ज़्यादा है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स दिमाग नहीं मांगता, मॉडर्न फिजिक्स प्रैक्टिस मांगता है। मैं आपसे फिर कह देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स दिमाग नहीं, मॉडर्न फिजिक्स प्रैक्टिस मांगता है। सो बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, एक मिनट रुको बच्चे, ये कोई दूसरा कोर्स है ना? एक मिनट रुकिए। हाय बेटा अजीत, हाय बेटा। हाँ अभी आई थिंक, हाँ क्लियर है बेटा। हाँ, 1-2 मिनट लगती है थोड़ा सेटलमेंट होने में, बच्चे भी आ जाए। सर भास्कर सर की क्लास, बेटा जी भास्कर सर की क्लास तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री के नए टीचर आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली अब दिवाली के बाद ही लेकर आएंगे आप उनको, है ना? थोड़ा सा, लेकिन आप चिंता मत करिए, सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे ही करवाएंगे, है ना? आप निश्चिंत रहिए। खैर, शुरू करते हैं कहानी को। बेटा जी, मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने फोटोन के ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी थी। अच्छा, मेरी बात पे यकीन करते हो? क्या आप सभी बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करते हो? अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है, रफ नोटबुक उठाइए, थ्योरी के लेक्चर्स को जो भी देखना है देखिए, और इसमें फॉर्मूलेस का इधर से उधर करना,
इसकी वैल्यू निकाल कर इसमें रख दी, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना लिया, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना लिया। इसकी वैल्यू ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये होती है जूल में, ये होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस जूल, फलाना ढिमकाना। ऐसी चीजें याद ज्यादा करनी है, प्लस साथ साथ में आपको अपनी कैलकुलेशन भी इंप्रूव करनी है। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी स्रोत से विकिरित ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में, है ना, जिसको हम एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स कहते हैं, छोटे छोटे बंडल में संचित होती है, इन्हें हम फोटोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। वहां से, है ना, प्रकाश को एक, सूरज को एक स्रोत कह दो, तो वहां से ऊर्जा विकिरित हो रही है। और हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है, संचरित होती है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हमने फोटोन कहा है। ठीक है, आज थोड़ा स्लो बोलूंगा, है ना, क्योंकि गले में थोड़ा सा दर्द है, पर स्टिल मैं बोलूंगा, क्लास पूरी लूंगा, क्योंकि जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। प्लांक्स के अनुसार फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। तो ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के सीधे समानुपाती है। E समानुपाती है न्यू। E क्या है? फोटोन की ऊर्जा। और ये किसके अनुसार है? प्लैंक्स के अनुसार। तो जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। जो वैज्ञानिक ने खोजा उसने अपने ही नाम पर एक कांस्टेंट दे दिया, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यू क्या होता है? न्यू आवृत्ति। ये तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या यूं बोल दीजिए c बराबर होता है न्यू लैम्डा, न्यू बराबर c बाय लैम्डा। तो इस न्यू की जगह, इस आवृत्ति की जगह हमने क्या रख दिया बेटा? c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा। तो E बराबर हो जाएगा। अब देखो ये छोटे फॉर्मूले, अब आपको ना पता नहीं चलता है, लेकिन आप यहां से सवाल मिस कर जाते हो। अब ये होने को बहुत छोटा फॉर्मूला है, कौन सा? E बराबर h न्यू और E बराबर hc बाय लैम्डा, लेकिन यहां से सवाल आ गया। अब यहां से सवाल आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे। क्लियर? अब E बराबर hc बाय लैम्डा है। अब देखो याद करने वाला जो मैं बता, अरे तुम सुन रहे हो क्या भाई? तुम मुझे दुखी मत करो यार, मेरी बात सुन रहे हो क्या? हर एक बच्चा सुन रहा है क्या? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ भी रहा हूं क्या? गौतम कुमार, हाय बेटा। सुनिए, अब H की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, C की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको रखना चाहो तो 1240 E बराबर hc बाय लैम्डा। पर फॉर कैलकुलेशन आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 12400 अपॉन लैम्डा, पर ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। अब ये छोटी छोटी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो अगर आप ये याद रख सकते हो तो ये बिल्कुल याद रखिए, पर विद यूनिट, है ना। मैं कभी नहीं बोलता कि बच्चों इसको विदाउट यूनिट याद रखो, हमेशा याद रखोगे, विद यूनिट याद रखोगे। 12400 अपॉन लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉम। अब इसमें समझाने जैसा है क्या? चल ये बता। तू बोलता है ना कि सर समझाओ, चल मुझे बता क्या समझाऊं मैं इसमें, बता तो सही। प्योर फॉर्मूला बेस्ड कहानी है, और आज जितना सोच के आऊं उतना करवा लेने देना, थोड़ी स्पीड के साथ। ई क्या है? ई फोटोन की ऊर्जा है, सी आपका प्रकाश का वेग है, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ई क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन का आवेश, वी न्यू क्या है, न्यू फोटोन की आवृत्ति, और लेमडा क्या है, उसी फोटोन की तरंग। अब इसमें समझाने जैसा क्या है, रफ नोटबुक लो, इसकी प्रैक्टिस कर डालो कि यार फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, E बराबर एच सी बाई लेमडा, E बराबर 12400 अपॉन लेमडा इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। H होती है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब हर चीज थोड़ी ना बताने बैठूंगा, अब याद करो इसको, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। क्लियर, ये हो गया। अगला हेडिंग लगाएंगे फोटोन का रेखीय संवेग। याद करो मैंने ये आपसे पॉइंट्स के रूप में भी लिखवाया होगा, ये दूसरे नंबर का पॉइंट होगा, है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको पहला दे दो, इसको दूसरा दे दो। अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, और हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं बेटा, कणीय प्रकृति पढ़ रहे हैं, है ना। आओ अब अगेन थ्योरेटिकल है, इसमें क्या समझाऊं मैं। संवेग क्या होता है, एमवी। अब संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग पी से दिखाते हैं ना, सदिश राशि है ना, तो पी से दिखाते हैं ना बेटा, तो एम गुना वी, एम गुना वी। अब फोटोन को हम या जो पढ़ रहे हैं हम इसको पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं हम, प्रकाश का मतलब तरंग का, मतलब लाइट का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो रूप होते हैं, एक तरंगीय नेचर, एक कणीय नेचर। हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, कणीय नेचर, ठीक है ना। तो अब इसका फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, P, और P होता है E/c, फॉर्मूले। अरे यार, P होता है E/c, E होता है h न्यू, अरे h न्यू, और न्यू होता है C बाई लेमडा, तो C से C कट जाएगा। अरे यार मैं तो परेशान हो गया। H न्यू को लिख दो C बाई लेमडा, और ये C तो है ही है, C से C कट जाएगा H बाई लेमडा, तो वही तो है H बाई लेमडा, है ना। फिर मैंने फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, अब देखिए फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, अब ये फॉर्मूले हैं, अब इसमें क्या समझाऊं बताओ। कभी अगर आपसे पूछ लें कि भैया फोटोन का रेखीय संवेग क्या होता है, फोटोन का रेखीय संवेग होता है H बाई लेमडा, बात खत्म हो गई। इसमें क्या समझाऊं बता, अरे हाँ या ना बोल रहे हो। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे गले में दर्द है, आप समझो। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है बताइए, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान m, E बराबर mc स्क्वायर से m बराबर E/c²। E क्या होता है h न्यू, और न्यू क्या होता है C बाई लेमडा, तो E बराबर hc बाई लेमडा, ऐसे भी रख सकता हूं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। E बराबर hc बाई लेमडा, C से C कट जाएगा h/c लेमडा, तो दिस इज कॉल्ड द्रव्यमान। अरे यार बोलो, क्लियर है। या इसको यहां से भी निकाल सकते थे क्या, हमने क्या निकाला, संवेग h बाई लेमडा। अब फोटोन है तो द्रव्यमान इनटू प्रकाश की चाल c। अब वेग मतलब फोटोन किस चाल से चल रहा है, प्रकाश की चाल से, h बाई लेमडा, तो m कितना हो जाएगा h/c इंटू लेमडा, h/c इंटू लेमडा। तो प्रभावी द्रव्यमान तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, जैसे R का मतलब होता है रेड, और ये मतलब बैंगनी, ये है रेड कलर की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, और दिस इज कॉल्ड वॉयलेट, बैंगनी कलर। अरे विबग्योर, तो दिस इज ऐसे जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है ना, तो रेड कलर की सबसे ज्यादा है,
और वॉलेट कलर की सबसे कम है। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य जितनी ज्यादा उसका प्रभावी द्रव्यमान उतना कम। तो लाल कलर का प्रभावी द्रव्यमान कम होता है, बैंगनी कलर का प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो विबग्योर याद है, हिंदी में अगर याद करना चाहो तो बे जा नी ह पी ना ला, बेजानी हपी नाला। ब मतलब बैंगनी, आई मतलब इंडिगो, इसको बोलते हैं जामुनी। बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई मतलब येलो पीला, ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, आर मतलब रेड लाल। इसको बोलते हैं बेजानी हपीनाला या विबग्योर, जो 7 रंग है। ऐसे जाते हो तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। वैसे भी लाल कलर की या लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, और यहां से हमें पता चला तो एच और सी तो नियत है, तो जो द्रव्यमान है वो व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्ध्य के। अब जिसकी तरंगदैर्ध्य जितनी ज्यादा उसका प्रभावी द्रव्यमान उतना कम। इसमें क्या ही नया समझा दूंगा मैं, चल तू ही बता। मैंने इसीलिए तो बोलता हूं ना कि समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, बता तो सही क्या ही समझाऊं। विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। क्लियर है यहां तक? एक बार बता दो सर ये वाला पेज क्लियर है? तीसरा था ये। बस तीसरा हो गया। अब चौथा लिखेंगे, हेडिंग लगा लो, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले बेटा, जो बच्चा जितने ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करके याद रखेगा, मेरा यकीन मानिएगा उस बच्चे के लिए मॉडर्न फिजिक्स उतनी ही आसान लगेगी। सर यस सर ये वाला पेज क्लियर है। विकास सैनी, निकिता, शिवांश, साहिल, एक बार बता दो बच्चे। यस सर आई अंडरस्टैंड सर, इंग्लिश वाला ही ठीक है। क्या इंग्लिश वाला? अच्छा विबग्योर। हाँ लेकिन मैं हिंदी में भी इसलिए बता के चलता हूँ कि कई बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं ना, वो आपत्ति दिखाते हैं कि सर ने हमें ये इंग्लिश में लिखवा दिया, हिंदी में तो लिखवाया ही नहीं, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। तो मैं अपना रिस्क नहीं लेता हूँ भाई, मेरे को पूरा पढ़ाना होता है तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ ले, अंग्रेजी में विबग्योर। इसको बोलते हैं वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बात खत्म। चलो अब ये वाला पेज आपने नोट किया। अच्छा कौन सा पेज आपने नोट कर लिया ये बताओ? बाकी के 2 तो सारे ही कर लिए थे ना, ये तो मैंने आपको बोला तो था नोट कर लेना। आपने उम्मीद करता हूं किए भी होंगे, बात मानकर किए थे, किए थे बच्चे। किए थे। आओ अब हम आते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की तीव्रता को हमें मेजर करना है, इंटेंसिटी। ठीक है देखिए इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं, इसको ऐसे समझ। यस सर की थी, हाँ ठीक है। इंटेंसिटी को ऐसे समझ कि प्रकाश आ रहा है, मैं आज बहुत तेज नहीं बोल पाऊंगा, मेरा लिटरली यहाँ पर पेन हो रहा है और इसके बाद भी मुझे क्लासेस लेनी है। ठीक है तो ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ आप ही की ही मेहनत है, मेहनत हम करते हैं। हालांकि मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर सुनिए, प्रकाश आ रहा है, फोटोन के रूप में आ रहा है,
ऐसे मान, जो छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट देखे हैं क्या आपने? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं क्या तुमने? गरीबों, ओ गरीबों सुन लो, तो हर एक छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट को एक बंडल बोल दे, और वो एक एनर्जी का छोटा सा पैकेट है। तो एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट, एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट, एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट, एनर्जी का एक, हर एक को नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया है? क्वांटा। एनर्जी का छोटा सा पैकेट है, क्या बोला है मैंने उसको? क्वांटा। क्लियर है? क्वांटा नाम दिया है। अब मुझे तीव्रता निकालनी है कि प्रकाश, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना गर्मियों में, आपको आप बोलते हो सर आप लोग हम सब के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने ये पेन समझा मेरा। सुनो, आपने देखा होगा ना मई जून की गर्मी में गर्मी चुभती है, ऐसा लगता है सर, ऐसा लगता है जैसे कोई चुभे, सुई चुभ रहा है। आपने कभी फील किया है गर्मियों में आप मई जून में निकल जाओ, भरी मई जून में भरी दोपहरी में 1-2 बजे निकल जाओ, मई जून की गर्मी हो, 1-2 बजे का टाइम हो और निकल जाओ आप, ऐसा लगेगा भाई साहब क्या हो गया, हो क्या रहा है बेसिकली। ऐसे मान के चल, इमेजिन कर कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक समय में तेरे पास फोटोन की संख्या आ रही है। हर एक फोटोन क्या लेके आ रहा है? एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब एक फोटोन के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं, ऐसे अगर n होंगे, ऐसे अगर n नंबर ऑफ फोटोन होंगे, तो मैं यहाँ n से गुना कर दूंगा, ये बहुत काम आता है, n से गुना कर दूंगा। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में सवाल आते हैं, नीट में और जेई मेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला इज। क्लियर? ये याद करना। तो हमने इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है ये ऊर्जा है, ये क्षेत्रफल है, ये समय है। ऊर्जा बटे समय, इसको हमने शक्ति नाम दिया है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड शक्ति। तो ये जो P है ना बेटा, ये P शक्ति है। तो कभी कभी वो आपको शक्ति के रूप में पूछ लेते हैं, पर ये फॉर्मूला आपको हमेशा अपने जहन में याद रखना। अब इस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस करो, अब इस पर सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, कर देना। टफ है कहाँ मॉडर्न फिजिक्स? किसने बोला मॉडर्न फिजिक्स टफ है? मैं 3 दिन में करवा दूं ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन करने वाला बच्चा मिल जाए बस मुझे। आपके लिए तो ये 7-8 दिन बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, है नहीं है 7-8 दिन की भी, अगर कायदे से इसको पढ़ने वाला हो तो। क्लियर है? क्लियर है? तो ये P क्या है? P आपके लिए शक्ति है, पावर। तो अगर ऊर्जा के पदों में तो एनर्जी, अब इसको n से भी गुना कर देंगे। अगर n फोटोन गिर रहे होंगे तो मैं इसको n से गुना कर दूंगा। आइए अब इसके SI मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और समय का सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। अब तू बता, सौरभ सर की जरूरत है ये पढ़ाने में? ईमानदारी से बताना। सौरभ सर तो खाली टाइम पास कर रहे हैं आज, सिर्फ बोलना है उनको, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। सौरभ सर का काम तो बहुत हल्का है आज का, सिर्फ खड़े होके बोलना है, भाषणबाजी करनी है, दिमाग लगाना, क्योंकि दिमाग वाला चैप्टर ही नहीं है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में दिमाग नहीं लगाना आपको। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 सवाल ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 90 सवाल, पर वो फॉर्मूले जगह पर लगाने का जो तरीका है वो आता है प्रैक्टिस से। इसलिए बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी। कम से कम पूरी मॉडर्न फिजिक्स के 500 सवाल लगाओगे आप, पूरी मॉडर्न फिजिक्स के 500 सवाल लगाओगे आप दिवाली की छुट्टियों में बैठ के। अब या इसको हम बोल सकते हैं या करके वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, शक्ति बटा क्षेत्रफल है ना, वॉट पर मीटर, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो, अब वो आगे डिफाइन कर रहे हैं, बोला यहां P क्या है? स्रोत की शक्ति। E क्या है? E, अब देखो E समय, पहले एरिया देखते, A क्या है? क्षेत्रफल। T क्या है? लिया गया
समय। अब समझो ई क्या है, ई टी समय में आपतित ऊर्जा। भाई पर यूनिट टाइम है ना, टी समय में कितनी ऊर्जा आपतित हो गई, दिस इज कॉल्ड ई। देखो पहले पर यूनिट टाइम का तो हमने मान लीजिए ऐसे समझ, पर यूनिट टाइम एक फोटोन आया, टी समय में तेरे एन फोटोन आए, हर एक के पास एच न्यू ऊर्जा थी, ऐसे समझ। प्रति एकांक समय में एक फोटोन आया, कुल टी समय में कितने फोटोन आए, एन फोटोन आए। एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, तो एन फोटोन की ऊर्जा एन एच न्यू। एन क्या है, एन वही वाली बात वहां से लिंक होगी, टी समय में आपतित फोटोनों की संख्या। अब इस NH न्यू को उठाकर यहां रख दे, अब फॉर्मूला डिराइव हो रहा है वापस, अब नए नए फॉर्मूले इजाद हो रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी पकड़िए और गिस्सा मारिए जितना मार सकते हो कॉपी कलम का। इस NH न्यू को उठाकर वहां रखिए, ई की जगह NH न्यू आ गया, अपॉन A इंटू टी तो है ही है, अरे है ना, या NH न्यू अपॉन A। अच्छा अब यहाँ कैपिटल एन है और यहाँ स्मॉल एन है, ये छोड़ दो, इसका मतलब स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटोनों की संख्या बटे कुल समय। देखो लिखा हुआ है स्मॉल एन क्या है, तुम चक्कर में मत पड़ जाना, यहाँ कैपिटल एन है और यहाँ स्मॉल एन है, तुम सोच रहे होंगे कि सर ये अलग अलग क्यों है, तो एन बाई टी को क्या लिखा है, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। ठीक है कर लोगे, तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 व 2 से देखो n बराबर, ऐसे समझ, ऐसे समझ, आई आगे तेरे पास आई बराबर इतना है, अरे यार है ना, अरे है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देख अब ध्यान से, इसको मैं p बाय एच न्यू करके लिख सकता हूँ, और न्यू को लिख सकता हूँ c बाय लेमडा। अरे यार देख ना, p बाय ए कर दे, p क्या है, p बाय ए क्या है, i है ना, और i क्या है, अरे बेटा मैंने p बाई ए को और इसको दोनों को बराबर किया है, इसको और इसको दोनों को बराबर किया है, p बाई ए और इसको बराबर किया है, अब तो क्लियर है, p बाई ए, अब ये भी इंटेंसिटी है और ये भी इंटेंसिटी है, लिखने का तरीका अलग है, तो n बराबर क्या, a से a कट जाएगा, n बराबर p बाई एच न्यू, न्यू क्या है c बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, p लेमडा बाई एच सी। आपसे n का मान पूछ लेते हैं, स्मॉल n का, और स्मॉल n क्या है, कैपिटल N बाई टी, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। आपसे स्मॉल n नहीं पूछ के कैपिटल N पूछ लेंगे, तो आप क्या करोगे, t से गुना, समय से गुना कर दोगे, यह है स्मॉल n। अब देखिए p लेमडा एच सी, तो देखो p और लेमडा को तो ऐसे ही रखिए, p और लेमडा को तो ऐसे ही रखिए, एच सी की वैल्यू तो मुझे पता है ना, एच सी की वैल्यू तो मैं रख के इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत तेज हो ना बुद्धि से, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला, वैल्यू नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही लिख दिया, दिस होल पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बता कितने बच्चों का मन में दुख दर्द रह गया कि सर मजा नहीं आया यार आपके पढ़ाने में। बेटा अजीत चौधरी समझ में आया, अरे बोल दो भैया, मत परेशान करो इस गरीब आदमी को, क्लियर है। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलें।
ये हो गया चौथा। अब हम करेंगे पांचवा, विकिरण बल और दाब। बल आ गया तो दाब आ जाएगा, बल आ गया तो दाब आ जाएगा, क्योंकि दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल से भाग दे दूंगा तो बल निकाल लेते हैं, दाब हमारा आ जाएगा, तो वो एक ही चीज है ना। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, यहां से सवाल बनते हैं, आया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे जो भी लिखा हुआ ना सारा इंपॉर्टेंट है, बस तुझे आना चाहिए ये, इसलिए थ्योरी इसकी ढंग से पढ़ के रखिए। पहले हम करेंगे इसमें ए पार्ट, 5वें नंबर में ए पार्ट है। हाँ, रिया ने कुछ लिखा है, सर स्मॉल n 5 इंटू 10⁻24 p इंटू लैम्डा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालने के लिए है ना। अगर तेरे से, ये तो स्मॉल n है, अगर तुझसे कैपिटल N पूछेंगे तो t से गुना करना पड़ेगा गुड़िया, है ना। ये पर एकांक, प्रति एकांक समय में इतने फोटोन है। मान ले तुझसे पूछा 10 सेकंड में कितने हैं, तो इंटू 10 कर देना, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए है। स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या है। ये पूछते हैं, ये पेज जिसने कर लिया उसके 4 नंबर पक्के, आज कह रहा हूं, लिख के कह रहा हूं, ये वाला जो मैंने लिखवाया ना, 4 नंबर पक्के हैं उसके। दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, दिमाग क्या लगाएगा इसमें, तो सबसे आसान चीज पढ़ा रहा हूं दुनिया की अब तक की, मॉडर्न फिजिक्स। पूरी फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस बहुत करना, मैं बार बार हर बार ये क्यों बोल रहा हूं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करना बच्चों, ठीक है। चलो, अब इतना नोट करेंगे, अब इतना नोट करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। जब विकिरण, आप समझ गए विकिरण में किसको नाम दे रहा हूं, स्रोत से ऊर्जा आ रही है। जब विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक सतह पर और लंबवत आपतित होती है, देखो दो शब्द हैं, एक तो एक मान लो सूरज से प्रकाश, सूरज से सूरज की किरणें आ रही हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि फोटोन के रूप में आ रही हैं, तो विकिरण आई। अब ये सतह से, सतह पर लंबवत आपतित हो रही हैं, पता चला सतह तो ऐसी है और ये ऐसे आपतित हो रही है, तो फिर इसके घटक लेने पड़ते हैं आपको, आपको लंबवत वाला घटक लेना पड़ता है निकालने के लिए, वो थोड़ा अलग कहानी है वो, बेसिकली लंबवत। अब समझो ना, जो दाब लगेगा वो तो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगेगा ना, ये ऐसे ऐसे कभी दाब नहीं लगता बेटा, पानी को दबाना है तो ऐसे दबाइए, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय बल नहीं लगाइए, लंबवत बल लगाना पड़ता है, लंबवत, है ना। मैं ऐसे करके मैं दबा थोड़ी ना रहा हूं इसको, ये तो सरक गया, दबाना है तो ऐसे दबाऊंगा ना। अरे यार, समझ कॉन्सेप्ट को। जब विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक, परावर्तक का मतलब है कि प्रकाश आया और पूरा की पूरा टकरा कर लौट गया, मतलब जो परावर्तक सतह है उसने कुछ भी प्रकाश अवशोषित नहीं किया। यार मान लीजिए किसी ने मुझे 100 रुपए दिए और उसमें से 50 मैंने रख लिए और 50 मैंने आगे भेज दिए, तो मैं पूर्णतः परावर्तक नहीं हुआ, मैं आंशिक परावर्तक हुआ, क्योंकि मैं कुछ अवशोषित कर ले रहा था। तो प्रकाश आया, आने के साथ ही जितना आया उतना भेज दिया, तो इसको बोलते हैं कि यह है पूर्ण परावर्तक सतह। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी भारत सरकार तो है नहीं, समझ गए आप मेरा जो, कि जितना सरकारी खजाने से आया उतना हमने पब्लिक के लिए लगा दिया, थोड़ा बहुत तो खाएंगे, तो ये पूर्णतः परावर्तक हमारी सरकार तो नहीं है। ऐसे ही समझ गए आप देसी भाषा में। हाँ, तो जब विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक सतह पर आपतित होती है, अब ध्यान से सुनना, यह है वो पूर्णतः परावर्तक सतह, डायग्राम बना के दिया है, यह है वो पूर्णतः परावर्तक सतह। प्रकाश आया लंबवत,
प्रकाश आया लंबवत, आपतित फोटोन है, आपतित फोटोन है, और इसका संवेग है मान लेते हैं p1। और संवेग क्या होता है, अभी अभी बताया, संवेग को हम कैसे दिखाएंगे, h/λ। अब फॉर्मूले याद हो तभी ना आगे चलेगा काम, अब फॉर्मूले याद ही नहीं है मेरे बच्चों को तो, है ना। तो फोटोन h/λ। अब अगर ये अवशोषित नहीं है, अगर ये पूर्णतः परावर्तित है, तो आया और टकरा कर वापस लौट गया उसी रास्ते, तो संवेग सदिश राशि है। अगर इस वाली दिशा को प्लस नाम दे रहा हूं तो ये वाली दिशा माइनस हो जाएगी। तो अगर ये वाला संवेग की दिशा पॉजिटिव है तो ये वाला संवेग की दिशा नेगेटिव है, तो P2 हो जाएगा h/λ, परंतु माइनस चिन्ह के साथ। आपको समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं, तो जो फील भी आ जाएगा कि वास्तव में सर मॉडर्न फिजिक्स कितनी आसान है। और नोट्स मेरे बढ़िया बना लेना, एकदम रच रच के सुंदर, हाथों में मेहंदी लगाते हो ना वैसे। क्लियर है? हाँ, अब सुनो। तो माना स्मॉल t समय में n फोटोन, कैपिटल N फोटोन आपतित होते हैं। स्मॉल t समय में कैपिटल N फोटोन, तो पृष्ठ से टकराने से पूर्व का संवेग कितना है, h/λ 1 का, और h/λ 1 का, और t समय में n फोटोन आ गए t समय में, तो n फोटोन टकराए तो गुना n कर दो। अरे यार कहां फंस गया मैं, समझ में आ रहा है क्या, तो गुना n कर दिया। पृष्ठ से टकराने के बाद संवेग कितना, अब मैं पार्टिकल नेचर पढ़ रहा हूं, देख कितनी खूबसूरत, ऐसा लगेगा जैसे मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं। P2, और P2 है माइनस h/λ इंटू n कर दो। अब संवेग में परिवर्तन कर दूं, सर बल तक लेके जाएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम, चेंज इन मोमेंटम। अरे रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर, बल आ गया एरिया से डिवाइड, दाब आ गया, सर डेरिवेशन ही सॉल्व करवा दिया आपने तो। फील आया, तो फोटोनों के संवेग में परिवर्तन, अब संवेग में परिवर्तन डेल्टा P, P2 माइनस P1, पूरा पेज याद करवा दूंगा, पूरा की पूरा पेज मेरे साथ क्लास में लाइव याद करना सीखिए, सौरभ सर के पास जादू है। P2 माइनस P1 माइनस के 2NH, अरे P2 की वैल्यू रखेगा माइनस NH/λ, और P1 की वैल्यू है माइनस NH, तो माइनस NH/λ माइनस NH/λ, तो माइनस 2NH/λ। अरे यार, अब पृष्ठ को स्थानांतरित संवेग डेल्टा P इतना ही तो है, पृष्ठ को कितना स्थानांतरित हुआ। अगर ये उन्होंने लिखा है ना, ये तो फोटोन का संवेग है, अगर फोटोन का माइनस है तो पृष्ठ को प्लस वाला हुआ होगा, फोटोन का प्लस है तो पृष्ठ को माइनस, फोटोन का माइनस है तो पृष्ठ को प्लस, उल्टा हुआ होगा ना, संवेग तो दोनों तरफ ही ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसको हमने ले लिया प्लस 2NH/λ। अब बल निकालना है, बल क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P क्या है, 2NH/λ इंटू समय, कैपिटल N/T क्या है, कैपिटल N/T, स्मॉल n, और 2H/λ। लेकिन स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n तो P/λ/hc होता है, स्मॉल n तो P/λ/hc, तो स्मॉल n की जगह, अरे स्मॉल n अभी अभी निकाला ना सर, स्मॉल n कहाँ निकाला, ये रहा P/λ/hc निकाला ना चौथे नंबर में। इसलिए कहता हूं फॉर्मूले की इधर से उधर पुटिंग आनी चाहिए, इधर से उधर रखा, उधर से इधर रखा, इसकी प्रैक्टिस है, प्योर दिमाग नहीं है इसमें। तो हमने 2H/λ तो है ही है, स्मॉल n की वैल्यू रखा,
लेमडा से लेमडा गया, एच से एच गया, तो ये आ गया 2p/c। तथा अब ये आ गया, ये आया बल। क्या आया? बल। ये p क्या है? ये p शक्ति है। शक्ति। और दाब निकालना है तो बल बटा क्षेत्रफल। तो इसको एरिया से भाग दे दो, एरिया से भाग दे दिया। अरे और याद कर, इसी को मैंने नाम दे दिया, इसी को मैंने नाम दे दिया P/A इंटेंसिटी, P/A इंटेंसिटी। तो ये पूरा याद हो जाना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना बेटा, कुछ भी नहीं सुनना। अब बता, पूरा समझ में आया ये पेज? कितने बच्चे को समझ में आया? कितने बच्चे को ये पूरी कहानी समझ में आई? नहीं आई तो फिर से समझा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पूछना है मत फिर से, थोड़ा मुश्किल होगा मुझे समझाना। आई समझ में? समझ में आई? हाँ या ना? आया बेटा समझ में? रिया, शिव, विकास, साहिल, शिवान, ये सब बच्चों को समझ में आएगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा ये चैप्टर। कारण है ना, दिमाग लगेगा तब ना टेंशन होगी। दिमाग तो लगना नहीं है। ये तो मैं ऑटो वालों को भी समझा सकता हूँ, सब्जी वालों को समझा सकता हूँ, दूध वालों को समझा सकता हूँ, रास्ते चलते किसी भी आदमी को समझा सकता हूँ मैं ये चैप्टर, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं, इसमें तो दिख रहा है ना भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बात खत्म। अब इसमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पांचवे का पहला। लेकिन पहला क्या था आप समझो, जब सतह पूर्ण परावर्तक हो। लेकिन अगर, अच्छा दूसरी चीज लंबवत, ये दोनों शब्दों पे अंडरलाइन प्लीज प्लीज बेटा, ये वाला केस जरूर याद रखना। फंसाने के लिए बोल देंगे लंबवत नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, 30 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, अब क्या कर लेगा? फिर कहानी थोड़ी अलग है, इससे ज्यादा नहीं फंसाएंगे। क्लियर? अच्छे से। और हाँ, आज जाकर ये बढ़िया से फेयर नोटबुक में नोट करोगे, और कल जब आओगे क्लास में सारा लेक्चर, पूरे दोनों की दोनों लेक्चर तेरे जहन में होने चाहिए। आ जाओ आगे। जब विकिरण एक पूर्णतः अवशोषक सतह पर, अब पूर्णतः परावर्तक नहीं, पूर्णतः अवशोषक सतह पर आपतित होती है, मतलब आई और आकर रख लिया। ये तो दूसरी वाली सरकार है, समझ गए आप कौन सी सरकार है? खाती तो सब है, पर ये तो पूरा ही खा गई। नाम पता ही होगा, मैं नहीं बोलूंगा भैया, कल को तुम ये वीडियो वायरल कर दो, काट के नहीं, फिर मैं सौरभ, पता चला सौरभ सर को हुई जेल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई, तुमसे मुझे बहुत डर लगता है आजकल के बच्चों से। पता चला वीडियो काट के नहीं और भेज दिया तुमने, वायरल कर दिया यूट्यूब पे कि ये सरकार तो खाती है, तो नाम तो समझ ही गए होंगे। समझो, खाली तुम ही स्मार्ट नहीं ना हो, मैं भी स्मार्ट हूं बेटा। तुम अभी इंजीनियरिंग करने जाओगे, मैं 10 साल पहले करके आ गया। समझो फर्क है। यह सतह पूर्ण अवशोषक है, तो खाली जाने का बना दो कि यार ये फोटोन है, आपतित फोटोन है, लेकिन परावर्तित तो हुआ ही नहीं, जो कि पूरा की पूरा खा लिया। और आपतित फोटोन का संवेग h/λ है। अब सारा क्लियर है, तो अब वो सिंपल सिंपल लिख देते हैं। बल क्या होगा? संवेग में परिवर्तन बटे समय, डेल्टा p/डेल्टा t, t समय मान लेते हैं,
तो P2 माइनस P1 कर लो या P1 माइनस P2 कर लो, है ना। मैं P1 माइनस P2 लिख रहा हूँ, NH बाई लैम्डा अपॉन टी, तो NH बाई टी लैम्डा, और कैपिटल N अपॉन टी को स्मॉल n लिख दो, तो बल आ गया इतना। अब देखो यहां पर बल कितना आया था, यहां पर बल आया था 2NH बाई लैम्डा, क्योंकि आ भी रहा था, यहां पर बल आया केवल NH अपॉन लैम्डा, याद कर लेना आधा हो जाता है, ठीक है। और स्मॉल n क्या होता है, P लैम्डा बाई HC, तो रख दो, तो F आ जाएगा P बाई सी, और दाब आ जाएगा I बाई सी। यहां पर दाब आया 2I बाई सी, यहां पर दाब आ जाएगा I बाई सी। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई? बोलो। बात में तो दम है गुरुजी, है ना बेटा साहिल? समझ गए? क्लियर है बेटा? रिया, शिव, शिवांश, साहिल, निकिता, विकास, अजीत, गौतम, अरे क्लियर है? ओके, अब हेडिंग लगाएंगे ये वाली हेडिंग तो पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे। चलो अब ये वाली हेडिंग है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ए व सी के बीच विभवांतर का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। इसको लिखिए फटाफट से, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इसका ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसको लिख लो, लिख लो, करवा देता हूं, आ गया है तो लिख लो, है ना। सैचुरेशन करंट, अच्छा इतना सभी बच्चा नोट करेगा, है ना, सभी बच्चा इतना नोट करेगा। सर ये पेज भी लिखना होगा क्या, और नहीं तो क्या, कौन सा वाला पेज, यही वाला बोल रही है गुड़िया? हाँ लिखने तो सारा पड़ेगा नोट्स में, नोट्स तो मुझे एकदम ऐसा चाहिए, बिल्कुल फकाफक, मामला एकदम सेट। नोट्स पढ़ लेना कोई, तो सामने वाला वैसे ही देख के डर जाए कि ये तो IIT फोड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। पर नोट्स पढ़ो, लिखे नोट्स को, और आप धीरे धीरे इसको समझ जाओगे। ये है, और इसके बाद फिर ये कुछ ग्राफ है, इन ग्राफ के बारे में मुझे बताना है। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या, चलिए नोट करिए इतना। हो नहीं बेटा, आंखें नहीं चमकानी है, रिया बेटा आंखें नहीं चमकानी है। चलो लिख लेना घर पे, अभी सुनो, लिख लेना, लिख लेना। मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं बची अभी, थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ूंगा। सुन लो ना, सुन लो, सुन लो, लिख लेना घर पे। ए अभी, अच्छा ये पूरा जो है ना, ये सब खुद से पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, इसलिए भी नोट्स लाया, नोट्स लेकर आऊं। जो हमने पहले समझाया था ना, आप कौन से क्या समझते हो आप? ए मतलब एनोड, पी मतलब पॉजिटिव, आप कौन मतलब सी मतलब कैथोड, एन मतलब नेगेटिव। कैथोड की जो प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है, एनोड की जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी आप कौन की। अच्छा ये है मेरे पास एक ट्यूब, जहां पर है मेरे पास एक कैथोड, ये है एनोड, यहां पर मैंने
AC वेरिएबल लगा दिया, मतलब नॉट AC, वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया, ये मान ले, वेरिएक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेरिएक, वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना, वेरिएक हो गया। मतलब मैं यहां से नॉट वेरिएबल रेजिस्टेंस यार, वेरिएबल वोल्टेज है यार, मैं कहाँ पहुंच गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस वो अलग कहानी है, वो रियोस्टेट है, सॉरी फॉर, आई टेक माय वर्ड्स बैक, दिस इज वेरिएबल वोल्टेज। मैं वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, मैं वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। यूवी किरणें आई, अल्ट्रा वायलेट रेज आई, पराबैंगनी किरणें आई, कैथोड की प्लेट ऋणात्मक है और ये प्लेट धनात्मक है एनोड की। पराबैंगनी किरणें आई, इलेक्ट्रॉन निकले, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किन के कारण से निकले, जो किरणें आई फोटोन के रूप में प्रकाश आपतित हुआ, तो फोटोन ने अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को दी और इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो चूंकि अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फोटोनों की वजह से उत्सर्जित हुए, इसलिए इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन है। क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये कैथोड से निकले किधर भाग रहे हैं, एनोड की तरफ। यूं मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये किसकी तरफ भाग रहे हैं, धनावेश की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ। क्लियर, डायग्राम तो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इससे क्या होगा, इससे धारा उत्पन्न होगी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। और प्रकाश विद्युत धारा, अब धारा है वो, उस धारा को मेजर करने के लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर आपको पूरा आता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच सेंसेस इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, छोटी छोटी धाराओं को भी मेजर करता है। आप बोलोगे सर आपने एमीटर क्यों नहीं लगाया, नहीं लगाऊंगा, एमीटर बड़ा व्यापारी है, ये छोटा दुकानदार है, ये छोटी छोटी धाराओं को माप लेता है। दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच सेंसेस इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। चलिए डायग्राम तो सेट है, मामला डायग्राम का मामला तो सेट है, आओ थ्योरी पढ़ते हैं। जब किसी प्रकाश उत्सर्जक प्लेट सी स्टैंड्स फॉर कैथोड, प्रकाश उत्सर्जक प्लेट हमने उसको नाम दिया सी, कैथोड पर एक नियत आवृत्ति तथा तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है। अब ये बहुत जरूरी कंडीशन हो गई कि जो प्रकाश आ रहा है ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो मुझे लगेगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मैं बताऊंगा आगे। दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्ध्य, है ना, और एक निश्चित तीव्रता का, ये दो तीन कंडीशंस होती हैं, ये फिक्स होती है कि ये होनी ही चाहिए। तो फिक्स नियत आवृत्ति, अब थोड़ी देर सुन लो, लिख बाद में लेना, नियत आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है सी के सापेक्ष ए के विभव को धनात्मक रखते हुए, सी के सापेक्ष ए के विभव को धनात्मक रखते हुए। समझ गए क्या, ए के विभव को, इसको हमने पोटेंशियल ए पॉजिटिव रखा है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया, प्योर एक्सपेरिमेंटल है। यदि ए के एनोड के धनात्मक विभव को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, अब बढ़ा कैसे सकता हूं, वोल्टेज रेगुलेटर जैसा, तो मेरे पास है ना, वेरिएबल ही तो है, ये तीर का निशान लग गया ना, मतलब ये वो वेरिएबल है। देखो अगर ऐसे लगा है मतलब ये फिक्स है, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, जो भी है, परंतु ऐसे लगा दिया मतलब अब इसको आप वेरी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप ऐसे मानो रेगुलेटर लगा दिया इसमें आपने, आपकी मर्जी, इसको 10 11 वोल्ट करना है, 12 वोल्ट करना है, 13 वोल्ट करना है, 14 वोल्ट करना है, आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो ये जो सिंबल दिखते हैं ना आपको, तीर के निशान ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल है, चाहे वो रेजिस्टेंस में दिख जाए, चाहे वो बैटरी वोल्टेज में दिख जाए। क्लियर है, अरे हाँ या ना, क्लियर है, लिख लेना इस पॉइंट को चाहो तो धीरे धीरे बढ़ाता हूं तो यह पाया जाता है कि सबसे पहले प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, क्योंकि ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तरफ, कौन से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी इस पे आकर्षित होते चले जाएंगे एनोड प्लेट की ओर, कैथोड से निकलेंगे एनोड की तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे, इसको ज्यादा धनावेशित करता जा रहा हूं।
और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से गति कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो धारा है, अब चूंकि फोटो इलेक्ट्रॉन है तो फोटो धारा है, इसीलिए उसका नाम है प्रकाश विद्युत धारा, है ना। और बढ़ते बढ़ते ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद ये अधिकतम हो जाती है, जहां हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। क्लियर है? आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब आ जाओ नया, अब हम यहां से नई कहानी शुरू, पैराग्राफ चेंज कर लेना भले यहां के बाद। अब हम प्लेट सी के सापेक्ष, प्लेट सी के सापेक्ष ए पर ऋणात्मक विभव आरोपित करते हैं। ऋणात्मक, पहले हमने इसको धनात्मक कर दिया, अब मैं इसको ऋणात्मक कर रहा हूं, तो ये सीधा ही ऋणात्मक नहीं होगा, 5 है तो 5 से ऋणात्मक देता जा रहा हूं, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद -1, -2, -3 होगा, समझो, क्योंकि वो धनात्मक है ऑलरेडी। तो अब मैं उसको ऋणात्मक कर रहा हूं, तो पहले तो वो जितना प्लस है उसको खत्म करके 0 होगा, उसके बाद ऋणात्मक में जाएगा। तो देखना, ऋणात्मक विभव पर आरोपित करते हैं तथा इसका मान धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, अब मैं इसको धीरे धीरे ऋणात्मक कर रहा हूं, तो धारा का मान घटने लगेगा, ये मान धीरे धीरे ये कम धनात्मक होती जा रही है, ये ऋणात्मक की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिपेल मारेंगे, अरे यार ये भी ऋणात्मक की तरफ है ना इसकी प्रकृति, तो धारा घटने लगेगी तथा किसी निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान 0 हो जाएगा, और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा होगा, उस समय ये धारा 0 हो जाएगी। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज निरोधी विभव। क्या कहलाता है? निरोधी विभव। हिंदी में इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंग्लिश में सॉरी। कितने बच्चों ने इसका नाम पहले सुना था? स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पे आईपी मतलब फोटो करंट, पी मतलब फोटो, आई मतलब करंट, 0 हो जाती है। निरोधी विभव V0 से दिखाते हैं इसको, किससे? V0 से। अरे यार बोलो भाई, यहां तक कितने बच्चों को क्लियर हुआ? अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, आपको समझ में आएगा, फील आएगा। यहां पर है वोल्टेज, यहां पर है वोल्टेज, यह है करंट, है ना। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान, जब वोल्टेज 0 था, जब वोल्टेज 0 है तब भी कुछ ना कुछ प्रकार फोटो करंट है, तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट तो है। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, तो फोटो करंट बढ़ा, फोटो करंट प्रकाश विद्युत धारा बढ़ी, और बढ़ते 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 संतृप्त हो गई, यानी कि वोल्टेज बढ़ाते जाओ परंतु धारा संतृप्त हो गई। अब मैं घटा रहा था, ऋणात्मक किया था, तो धीरे धीरे इसको ऋणात्मक करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो धारा घट रही है, धारा घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा जब ये फोटो करंट 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड निरोधी विभव। ये ग्राफ हो गया, समझ में आ गया? अब सुनो, निरोधी बहुत अच्छा समझाता हूं मैं, है सर अपनी तारीफ खुद मत करो। सुनो, निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। मैक्सिमम निरोधी विभव वो विभव है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी ना उस जिस इलेक्ट्रॉन की, वो भी रुक जाएगा। अरे बोल दिया ना कि कोई धारा ही नहीं जा रही, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी हो, मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होगी ना जिस इलेक्ट्रॉन के पास, वो भी रुक जाता है, वो भी रुक जाता है। अतः निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापन करता है। तो यहां से क्या पता चल गया कि अरे साला इलेक्ट्रॉन निरोधी विभव से तो मुझे अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापन मिल गया। और ये फॉर्मूला अगेन दिलचस्प फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EV0। V0 मतलब निरोधी विभव, E मतलब आवेश, याद करो Q × V ऊर्जा।
अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, सॉरी ये नया हेडिंग था, सॉरी ये हटा दो, है ना, यहां से ये हटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। क्लियर? ये कहां से आ गया भाई, बताओ, अब समझ में आया? अब बता, ये पेज टफ है क्या आसान है? ईमानदारी से बताना कि सर ये पेज आपने समझाया बिल्कुल हलवा लग रहा है हमें, तो बिल्कुल हलवा। जल्दी बता, जल्दी बता। ओए क्या हो गया? सुना था बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब इसके छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट हैं, काले काले कर देते हैं। सुनो, हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बहुत सिंपल है, जब दिए गए स्रोत प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में जो सक्षम है, कि तीव्रता हमने बढ़ाई। तीव्रता क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एनर्जी। अब फोटोनों की संख्या बढ़ाते जाओ, तीव्रता बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पर ये पर यूनिट एरिया है, ये मेरा हथेली, और पर यूनिट टाइम पहले 10 फोटोन गिर रहे थे, तो 10 फोटोन की ही ऊर्जा आ रही थी मेरे पास। अरे NH न्यू 10 × H न्यू। अब मैंने वही सेम एरिया, वही सेम टाइम, पर यूनिट टाइम 10 की जगह 20 गिर रहे हैं, तो तू क्या बोलेगा? अब फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं, अब तीव्रता ज्यादा है। अब फोटोन 30 नहीं 40 गिर रहे हैं, 50 गिर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, तीव्रता बढ़ती चली जाती है। ये याद रखिएगा बच्चे, ये याद रखिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीव्रता का और आवृत्ति में। बच्चों को समझ नहीं आता कि सर आवृत्ति कैसे बढ़ती है और तीव्रता कैसे बढ़ती है, इसीलिए मैंने पहले आवृत्ति पढ़ाई। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हाँ, तो जब तीव्रता बढ़ती है तो IS सैचुरेशन करंट बढ़ता है। सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा का मान बढ़ता है, परंतु V0 का मान अपरिवर्तित रहता है। इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, देखिए निरोधी विभव का मान तीव्रता से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार ज्यादा नहीं होगी। अरे सर बहुत गहरी बात बोल दी आपने, बहुत गहरी बात। इस पॉइंट को कोई समझ जाए ना, दिमाग धारी है। सुन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, पहले 10 फोटोन आए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब 20 फोटोन आए तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 30 फोटोन आए तो 30 इलेक्ट्रॉन निकले। तीव्रता बढ़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ी। इलेक्ट्रॉन, मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब एक और मेरा साथी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो स्टॉपिंग विभव पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल को ही रोक रहा है ना भाई। 10 मीटर पर सेकंड से जो गतिज ऊर्जा है उसी को ना रोक रहा है, एक को रोके चाहे 100 को रोके। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ने से निरोधी विभव पे फर्क नहीं है, लेकिन आवृत्ति बढ़ने से पड़ता है। आवृत्ति से होगा क्या कि फोटोन की संख्या तो सेम है, लेकिन अब वो तेजी से गति कर रहा है, तो निरोधी विभव को ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा गतिज ऊर्जा को, क्योंकि जितना तेजी से आ रहा है गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा, उसको रोकने के लिए निरोधी विभव को मान ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। याद रखिएगा बच्चों। इसलिए देखिए, निरोधी विभव तीनों के लिए सेम है, परंतु तीनों के धारा
I1 I2 I3, सही बात है। तीव्रता जिसकी जितनी ज्यादा, नॉट ये धारा ही नहीं है, ये प्रकाश विद्युत धारा है जिसकी तीव्रता जितनी ज्यादा, तीव्रता बढ़ाते जाए I3 जिसकी ज्यादा, प्रकाश विद्युत धारा उसका उतना ज्यादा। अब सही है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नंबर ऑफ धारा, मतलब ज्यादा धारा मिली, परंतु निरोधी विभव तीनों का सेम है। समझ में आया? तो ये प्रकाश विद्युत धारा और ये प्रकाश की तीव्रता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाओगे वैसी धारा बढ़ेगी। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। अब हम आ जाते हैं आवृत्ति का प्रभाव, ये पढ़ लेना तुम खुद से। अब देखो तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ा। आवृत्ति से निरोधी विभव पर फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। आवृत्ति बढ़ने से, देखो आवृत्ति बढ़ गई मतलब फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ी, फोटोन तेजी से आया, बस आवृत्ति बढ़ गई मतलब फोटोन तेजी से आया, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा रही। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा रही तो उसको धक्का मारना है पीछे, मतलब बोला जा वापस जा, प्लेट को ऋणात्मक करना है, तो निरोधी विभव ज्यादा हुआ लेकिन धारा वही रही। उल्टे ग्राफ होते हैं इनमें, बहुत ध्यान से। तुम्हें समझ में आया क्या? समझ में आया तो ये याद रख लेना, है ना। अब देखो जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा उसका निरोधी विभव भी उतना ज्यादा, है ना। तो ये रिलेशन याद रख लेना, ठीक है, ओके। अरे यार, तो ये आवृत्ति और विभव का ग्राफ है, ये क्लियर। ये ध्यान रख लेना, पूरा ग्राफ बना लेना। अरे यार बोलो, दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला समय पश्चिता, इसमें कर लो, अगली क्लास से पढ़ाऊंगा प्रकाश के तरंग की विफलता, और यहीं से शुरू होगा आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और इस पे सवाल। चलो ठीक है, ये करके आना, सब मैं लिख देता हूं, ये सब पढ़ के आना, ये सब खुद से करके आना, ये सब खुद से करके आना। चलो अब आज खत्म कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर एक बार मुझे बता दो। अच्छा लगा, बुरा लगा, मजा आया, नहीं आया, जल्दी बता दो सारे बच्चे। यस सर, हलवा लग रहा है। अब आवृत्ति में और तीव्रता में फर्क है। हाँ, प्रकाश के तरंग की विफलता लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है बेटा, बिल्कुल लिखनी है। क्यों नहीं लिखेगी? लिखेगी, हाँ ना। तरंग सिद्धांत की विफलता लिखी नहीं है। चलो अब आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना मेरे साथ आपके अपने रैंक प्लस